नमस्कार, मैं हूं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। मैं आज बात करूंगा इंडोनेशिया में हुए G20 समिट की, जहां आपको बता दें कि दुनिया की 20 देशों की महाशक्तियां ये जुटी थी और वहां पर चीन के जहां एक तरफ शी जिनपिंग थे, वहीं अमेरिका के जो बाइडेन थे और वहीं आपको देखें तो यूके के प्रधानमंत्री थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में माना जाता है कि इन्हीं का डंका बजता है। लेकिन इंडोनेशिया के हुए इस G20 समिट में पासा उल्टा हुआ नजर आया और सबके केंद्र में यदि कोई एक व्यक्ति नजर आया तो वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी। ये बदलता हुआ भारत है, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए सभी देशों के आए हुए प्रतिनिधि और राष्ट्रपति, राजनयिक, प्रधानमंत्री मिलने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। मोदी जी का जलवा आज पूरी दुनिया में है। मोदी जी ने जो दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है, भारत की जो शक्ति है उसका इजहार लोगों को कराया है, ये वाकई में हमने 2014 के बाद से देखा है। सपेरों का देश कहकर हम लोगों को बदनाम करने वाले लोग आज आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं कि वाकई में ये जो सनातन संस्कृति है, ये जो भारत कभी विश्व गुरु रहा है, इसके बारे में हमको तो गलत पढ़ाया गया था। असली भारत अभी तो उभरना शुरू हुआ है, नए सिरे से जानने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए। भारत कोई आज का नहीं है, ये आदि है, ये अनंत है, ये सनातन है, ये पुरातन है। लेकिन हमको क्या बताया गया? हमको तो ये बता दिया गया कि 7 अजूबे दुनिया में, उसमें से एक अजूबा जो भारत के अंदर है वो तो ताजमहल है। जबकि आप साउथ के अगर मंदिरों में जाएंगे, आप साउथ ही क्यों, केदारनाथ के मंदिर जाइए, बद्रीनाथ के मंदिर जाइए, कितना बड़ा बवंडर वहां आया, सब कुछ तहस नहस करके ले गया, मंदिर वहीं का वहीं खड़ा है। ये शक्ति अगर कहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति, ये परमात्मा की शक्ति, ये पॉजिटिव एनर्जी यदि किसी देश में है तो वो भारत है। हमारे देश के मंदिर, हमारे देश का अध्यात्म, हमारे देश का ज्ञान ये दुनिया में कहीं नहीं है। आज आप देखिए कि जब बात करते हैं हम खगोल शास्त्र की के साथ दूरबीन बनी, फिर वैज्ञानिकों ने यह खोज की कि ग्रहण कैसे पड़ता है, और हमारे यहां आप देखें कि ग्रह, नक्षत्र, चाल, ये हमारा ज्योतिष पंचांग कब का है? पंचांग सनातन है, कोई बता ही नहीं सकता कितनी उम्र है। उज्जैन का पंचांग कोई आज का है, हजारों साल से चल रहा है। पंडित जी पहले ही बता देते हैं कि इस साल आने वाला ये जो दिन है, अगले साल तक कब ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कब कौन सी रात्रि होगी, यहां तक कि मौसम कब ठीक रहेगा, मौसम कब खराब हो सकता है। हमारे यहाँ शादी विवाह जो पंडित जी से पत्रे का आज के आधुनिक लोग विरोध करने लगे हैं। क्या जरूरत है पंडित से सुझवाने की? भैया वो इसलिए पत्री दिखाई जाती थी ताकि वो ये बता सकें कि कौन सा मौसम उपयुक्त रहेगा, उस दिन आंधी तूफान तो नहीं आएगा, बारिश तो तेज नहीं आ जाएगी, क्योंकि मेहमान आएंगे, व्यवस्था खराब हो सकती है। जो आज के लोग अपने को आधुनिक कहते हैं वो जरूर, हम देखते हैं कभी कभी ऐसे चक्करों में कि साहब संडे का दिन ठीक है, संडे में रख लेते हैं। पंडित जी को भी प्रेस करते हैं और पंडित जी भी सोचते हैं आजकल के क्यों प्रेशराइज किया जाए, लोग संडे का सुझवा रहे हैं, वो कहते हैं हाँ जी ओके कर लो। लेकिन हमारा ये विज्ञान था और इस विज्ञान की चर्चा देश की आज़ादी के पहले से ही उसको दबाने का काम किया गया। हमारे देश के शक्ति के केंद्र उनको नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया गया। लेकिन आज भारत की बात देखिए कि ये G20 समिट में जहां एक तरफ मोदी जी इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इस समिट के लोगों से बात कर रहे थे कि व्यापार कैसे बढ़े, वहीं दूसरी तरफ जो इसका डिक्लेरेशन हुआ है, वो जो डिक्लेरेशन में मोदी जी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, बातचीत रखी गई, उसमें मोदी जी इस तरह से बोल रहे थे जैसे मानो ये सबके प्रमुख यही हैं और वो राय दे रहे थे रूस को। वो ये कह रहे थे कि ये युद्ध का समय नहीं है। आप समझ सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति को राय दे रहा है, यूक्रेन के प्रधानमंत्री को राय दे रहा है कि ये समय युद्ध का नहीं है। तो वो खाली रूस को नहीं बता रहे हैं, वो खाली यूक्रेन को नहीं बता रहे थे,
वो चीन को भी इनडायरेक्टली ये बता रहे थे कि बेटा आप जो ये कर रहे हो ना हरकतें, ये हरकतें आपको युद्ध की तरफ ले जा रही है। ये युद्ध के समय नहीं है, किसी के लिए भला नहीं है, किसी भी दुनिया में देश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए युद्ध कैसे अच्छा हो सकता है। चारों तरफ खून खराबा और विध्वंस, और इसलिए मोदी जी ने उस बड़प्पन को दिखाया है। दुनिया सुन रही है मोदी जी क्या कह रहे हैं, तो मोदी जी दुनिया को गाइड कर रहे हैं कि हमें प्रकृति का ध्यान देना है, हमें जल पर बात करनी है, हमें प्रदूषण पर बात करनी है, हमें लोगों के स्वास्थ्य पर बात करनी है, और आपस में एक दूसरे की संस्कृति को समझने पर बात करनी है। और इसलिए टूरिज्म के नाम पर कैसे दुनिया में हम एक दूसरे के आसपास जाएं, इसका तालमेल बिठाने के लिए मोदी जी का जो भाषण था वहां के लोगों को जब वो संबोधित कर रहे थे तो बता रहे थे किस तरह से भारत और इंडोनेशिया समान है। वहां एक पवित्र नदी है जिसका हर पूजा पाठ में वहां प्रयोग किया जाता है। हमारे भारत में भी एक गंगा मां है, हम भी हर काम में उस नदी के जल का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए अमृत है। किस तरह से वहां गरुड़ की सबसे ऊंची मूर्ति और भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, जबकि आप यह ध्यान रखें कि इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश है। अगर भारत के बाद सबसे ज्यादा कहीं किसी देश में मुसलमान है तो वो इंडोनेशिया में है, और उसके बावजूद भी वहां बाकायदा एक लगभग 60 एकड़ में एक पार्क का डेवलप किया गया, जिसमें वहां की संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान, और वहां जो मूर्ति है, आप समझ सकते हैं कि वो जो मूर्ति है 400 फीट की मूर्ति, कमल के फूल पर भगवान विष्णु, गरुड़। भारत की बात करें तो भारत के अंदर तो अभी G20 आने वाला है ना, इसका अगला समिट जो है भारत में होगा। 1 दिसंबर को भारत को बाकायदा उसकी अध्यक्षता सौंपी जाएगी। तो भारत ने अभी पिछले दिनों उसका जब जो लोगो है वो लॉन्च किया तो उसमें कमल का फूल है। तो यहाँ जो भारत में कांग्रेस है, इन्होंने उसका विरोध किया कि साहब ये तो अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, कमल का फूल तो भाजपा की निशानी है। इन मूर्खों को कौन समझाए कि कमल का फूल कोई भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से नहीं है। कमल का फूल हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सनातन धरोहर है, क्योंकि हम मानते हैं भगवान विष्णु का, लक्ष्मी का वास कमल के फूल पर है। जितने मंदिर चले जाइए सब जगह मिलेगा, पूजा पाठों में वर्णन देख लीजिए वहीं से मिलेगा। पहले तो तुलना भी उसी से होती थी, लेकिन कांग्रेस को हमारी भारत की संस्कृति से कितनी नफरत है ये हमने अयोध्या के मंदिर के टाइम पे देख लिया। श्री राम मंदिर के विरोध में जिस तरह से वकीलों की फौज खड़ी की, जिस तरह से उन लोगों ने दलीलें पेश की, ये बताने के लिए कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनको समझने की आवश्यकता है कि जो मुस्लिम कंट्री हैं वो आज मंदिर बना रहे हैं, जो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक देश हैं, वो आज अपने यहाँ हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, और वहां कमल के फूल पर विष्णु जी विराजमान, गरुड़ की मूर्ति, ये अगर भारत में मोदी जी कर दें तो यहां तो विरोध खड़ा हो जाता है। ये तो मंदिर बना रहे हैं, मंदिरों से क्या होगा? ये तो अस्पताल बना देने चाहिए, यहां तो स्कूल खोल देने चाहिए। किस तरह का ज्ञान बघाड़ने के लिए लोग आ जाते हैं। इस G20 समिट में जहां एक तरफ मोदी जी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए थे और दुनिया के देशों से व्यापारिक रिश्ते किस तरह से हों, किस तरह से भारत आर्थिक उन्नति करे, इसके प्रयास में लगे हुए थे, क्योंकि मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, और वो भी अगले 1 साल में लक्ष्य को पूरा कर लेना। उस तरफ भारत बढ़ रहा है। लेकिन वहीं आपको बता दें, मोदी जी के साथ जो टीम गई थी उसमें ऐसे भी लोग थे जो दूसरे अपने काम में लगे हुए थे, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हालांकि ये जो G20 समिट है इसमें सुरक्षा के मुद्दे नहीं उठते, ये आर्थिक उन्नति कैसे करें, व्यापार कैसे बढ़ाएं, इसको लेकर होता है। लेकिन मोदी जी की जो नवरत्नों की टीम है उसमें हमारे देश के अजीत डोभाल जी जो NS से भी हैं और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है, और हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी वो उनके साथ गए थे, और सबका अपना अपना काम फिक्स था। जहां मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे S जयशंकर जी वहां के विदेश मंत्रियों से, और हमारे अजीत डोभाल जी जो NS से हैं वो सुरक्षा के मुद्दों पर
वहां जो दुनिया के देशों के लोग आए हुए थे उनसे वार्ता करने में लगे हुए थे कि भारत के अंदर जो कट्टरपंथी सोच, वो जो अपने मंसूबे कामयाब करने में सोच रही है और साजिशें कर रही है, उससे कैसे निपटा जाए, उसमें विदेश के कैसे हम मदद से, टेक्नोलॉजी से, सूचना के आदान प्रदान से इन कट्टरपंथियों को कुचल सकते हैं। इस पर अजीत डोभाल जी बात कर रहे थे। वहीं खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग जो यूके में बैठे हुए भारत के अंदर एक्टिविटी चला रहे हैं और फंडिंग करने के कारण से कुछ पार्टियां भी उनके पक्ष में खड़ी हो गई हैं। राजनीतिक दलों को जिस तरह से फंडिंग का खुलासा पिछले दिनों हुआ, इसको लेकर हमारी सरकार गंभीर है और यह मुद्दा अजीत डोभाल जी ने बाकायदा वहां यूके के आए हुए प्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर बात की है। और इसीलिए माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे, इसके बाद ही तुरंत एक्शन में होने वाला है। मुझे सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि अब ये लौटने के बाद मोदी जी, आप देखना, भारत के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाने वाले हैं और उसमें दुनिया के गुप्तचर विभाग के लोग इकट्ठे होंगे और अब चर्चा होगी कि आतंक पर प्रहार किस तरह से किया जाए, एकजुट होकर के इस ड्रैगन को, इस राक्षस को कैसे कुचला जाए, चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले हों, चाहे वो कट्टरपंथी जिहाद चलाने वाले हों, इन सब पर कैसे प्रहार किया जाए। हम अपने तरीके से अपने अपने देश में निपटने का काम कर ही रहे हैं। मोदी सरकार को आप देख रहे हो, जिस तरह से पीएफआई के ऊपर प्रहार हुआ, जिस तरह से अवैध रूप से पैसा लाने ले जाने वालों पर प्रहार हो रहा है, जिस तरह से अवैध धंधे करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार करने वालों पर ईडी प्रहार कर रही है। अब आप देखेंगे कि जो लोग राजनीतिक पार्टी बनाकर, राजनीतिक दल का चोगा पहनकर इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना संजो रहे थे, चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट के नाम पर, चाहे फिर वो ओवैसी जैसे लोग यहां देश में लोगों को लड़ाकर, वैसे सभी लोगों के ऊपर अब प्रहार होने वाला है। आने दीजिए, अजीत डोभाल जी के दिमाग में जो प्लान है उसको पूरी तरह वो सफल करने के लिए लगे हुए हैं और उसी कड़ी में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट इस G20 समिट से भारत को हुई है। और अब आप अगले आने वाले दिनों में, जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने सुना है और आप देखेंगे, अभी अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, अभी हाल ही में थोड़े दिनों ही पहले उन्होंने भारत के अंदर पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है और गुप्तचर विभाग को, सबको बिठाकर, एजेंसियों को आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने के लिए कहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि बाकायदा आईबी को, घुसपैठियों पर प्रहार करने की एक रोड मैप बनाने की तैयारी, मतलब तैयार करने के लिए कहा गया है। अब चारों तरफ से देश के जो दुश्मन हैं उनको घेर कर कुचलने का काम मोदी सरकार अगले आने वाले दिनों में करने वाली है। वंदे मातरम।